सौसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। आपने आप में आपको वर लिया, चेतना को स्वयं मैं प्रकट कर लिया। हे विरागी प्रभु, हे महावीर जिन, आपके दर चरण मैं शतत नमन। आपके दर चरण मैं शतत नमन। मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा, ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब, पावे निज पद। गुरुवाणी मंथन शिविर। इस शिविर को यदि हम कुछ आसान भाषा में परिभाषित करें तो ये नज़ारे का शिविर नहीं है, नज़रिए का शिविर है ना। क्योंकि जिनवाणी में चीज़ें तो, वस्तु तत्व का प्रतिपादन तो अनेक प्रकार से किया गया है, लेकिन वो हमारे लिए कैसे हितकारी बने, कार्यकारी साबित हो, ये दृष्टि सीखने के लिए कि जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर विविध विद्वानों के माध्यम से विभिन्न तरह के विषय चल रहे हैं, उन विषय में हमारे बीच में, हमारे आसपास ही, हम में से ही एक व्यक्तित्व ऐसे हुए कि जिन्होंने इस काल में इन परिस्थितियों में भी तत्व को जीकर दिखाया जा सकता है, इसका हमारे सामने जीता जागता उदाहरण प्रस्तुत किया। यदि उनके जीवन में ये जो परिवर्तन देखने को मिला, और वो परिवर्तन भी कोई छोटा मोटा नहीं था। घर छोड़ देना बहुत आसान बात है, परिवार छोड़ देना, बच्चे छोड़ देना, जंगलों में चले जाना बहुत आसान है। अपने आग्रहों को छोड़ देना दुनिया का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। और लगभग 45-46 वर्षों तक तकरीबन जो व्यक्ति एक पर्टिकुलर, जो उसे जन्म से ही जो पूरी एक व्यवस्था मिली थी, उस व्यवस्था में जन्मने के बाद वहाँ के आग्रहों से, वहाँ की पद्धतियों से, परिपाटियों से सिंचित होने के बाद, जीवन के एक काल में आने के बाद यदि कोई उन आग्रहों को छोड़ दे तो इसके पीछे कोई पुख्ता नज़रिया होना चाहिए, कोई पुख्ता दृष्टि होना चाहिए। और उस नज़रिए को हम भी समझ पाएँ, उसका नाम है गुरुवाणी मंथन शिविर। जैसा कि अभी पंच परावर्तन के संबंध में चर्चा चल रही थी, तो वहाँ पे हमें देखने को मिला कि पंच परावर्तन को भी गुरुदेव कैसे देखते थे। सुबह भी समय सार के विषय में एक दो चीज़ों की तरफ जब गायक जी ने इंगित किया था, तो वहाँ आपको समझ में आया होगा कि देखो गुरुदेव की इस चीज़ के प्रतिपादन करने की कैसी दृष्टि रही है, क्या विलक्षण ढंग से वो चीज़ें सोचते थे। तो यही चीज़ अब हमें यहाँ पर अपने इस विषय से जुड़कर, जिस विषय पर मैं यहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ, उस विषय के संबंध में भी हम गुरुदेव श्री की उसी दृष्टि को पकड़ने का, उसे ही समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। बहुत प्रचलित प्रकरण है, सातवें अधिकार की बहुत बात होती है। आज सुबह भी उसका जिक्र आया था, और उसमें उसी सातवें अधिकार के जब हम आखिर में बढ़ते हैं तो हमको एक ऐसा मिथ्या दृष्टि मिलता है कि जो शायद हम सबका भी साध्य होना चाहिए।
आपको लग रहा होगा कि ये कैसी बात कर रहे हैं। दरअसल जब गुरुदेव के सामने ये प्रवचन चला था ना, तो ऐसे ही नीचे बैठे एक श्रोता ने ऐसे ही गुरुदेव के सामने एक चुटकी छोड़ी, है ना, इसमें नंबर आए तो बात बने, है ना। मतलब जब सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि का प्रकरण चालू किया ना गुरुदेव ने, वो यदि निकल सकता हो तो निकाली, वो प्रवचन जो 123 पेज पर है शायद, मैंने आपको जो पीडीएफ दी है, 2 पीडीएफ दी हैं, उसमें से 123 पर एक श्रोता, जैसे ही गुरुदेव ने शुरू किया, अब सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की चर्चा चलती है, और जैसे ही 2-3 लाइनें पढ़ी तो नीचे से बैठे हुए एक श्रोता ने बोला, क्योंकि उससे पहले लंबी चर्चा निश्चयाभासी की, व्यवहाराभासी की, उभयाभासी की हो चुकी थी, और उन तीनों की जमकर खबर ली गई। देखो कमाल की बात यह है कि इन 4 तरह के मिथ्या दृष्टियों में से 3 मिथ्या दृष्टि ऐसे हैं कि जिन्हें सम्यक दर्शन अभी और छोर भी नहीं है, होने वाला नहीं है, लेकिन वो तीनों ही अपने आप को सम्यक दृष्टि मानते हैं। और ये चौथा जो कि सम्यक दर्शन की दहलीज पर खड़ा हुआ है, लेकिन ये अपने आप को मिथ्या दृष्टि मानता है, ये अपनी वर्तमान अवस्था में संतुष्ट नहीं है। और वो तीनों जिनके दूर दूर तक सम्यक दर्शन का संबंध नहीं है, वो अपने आप को ये माने हमें तो सब आता है, हमारे पास तो सब कुछ है, मुझे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उसे तो वहाँ ऐसा लगता है। जिसे ये जिसका अगला कदम हो सकता है इसी भाव में, या हो सकता है एक आध भाव में, है ना, जो सम्यक दर्शन लेगा, ऐसा जो जीव है वो अपनी वर्तमान अवस्था में जो उसकी अपूर्णता है, उसकी कसरत अभी लगातार जारी है। और वो कसरत कब तक चलेगी, ये विचार कब तक चलेंगे, ये तत्व विचार, तत्व निर्णय का ये पुरुषार्थ उसके कब तक चलेगा। तो कहते हैं कि जैसी शरीर में अहम बुद्धि पड़ी हुई है ना, ऐसी आत्मा में अहम बुद्धि ना आ जाए, तब तक वो इस तरह की विचार प्रक्रिया से गुजरेगा। तो जब 3 तरह के मिथ्या दृष्टियों की खूब खैर खबर ली गई और चौथे मिथ्या दृष्टि की चर्चा शुरू हुई, जिसे सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि कहा, तो एक व्यक्ति बोलते हैं, निकला क्या 123 पेज पर सबसे नीचे से, ये जहाँ से शुरू हुआ है 23, चलो नहीं निकली है, मेरी बात को प्रमाण मानो, वो ऐसा हुआ है ना, यदि निकल जाए तो बढ़िया है। हाँ, इसके और ऊपर आइए, 24वें नंबर के प्रवचन में ही है, 24वें नंबर के प्रवचन में, ये तो 25वें नंबर का प्रवचन आपने खोला हुआ है। तो वहाँ पर ये कहते हैं कि यदि हमारा इस मिथ्या दृष्टि में नंबर आए तो कोई बात है। तो गुरुदेव मालूम क्या उत्तर देते हैं, क्योंकि गुरुदेव के सामने जब भी ऐसी कोई बात कोई बोलता था ना, तो गुरुदेव एक लाइन में बहुत शॉर्ट उत्तर देते थे और सामने वाले की हवा निकल जाती थी, है ना। मतलब वो कहीं ना कहीं, चाहे कोई शुभ भाव को पुष्ट करना चाह रहा हो, कहीं कोई राग को लेकर धर्म मानने की बात आ रही हो, या फिर कोई अपने पुरुषार्थ को काललब्धि के ऊपर पटक देता हो, तो ऐसे उन सब लोगों के लिए गुरुदेव एक लाइन में उत्तर देते थे। तो गुरुदेव ने कहा, नंबर आवे, नंबर कौन लगाएगा, नंबर कहीं से कोई लगाएगा क्या, ये कोई खैरात में कोई बट रही है क्या चीजें, सम्यक दर्शन कि ऐसे ही तुम्हारी भी पर्ची निकलेगी, है? जैसे आज शोध के कूपन बटे थे, ऐसे सम्यक दर्शन का भी बटेगा क्या कोई, ऐसा कोई। तो गुरुदेव ने बस एक लाइन में उत्तर दिया, नंबर कौन लगावे, तू खुद माने तो तू सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि होगा, मतलब तू खुद इस दशा में आएगा, और कालांतर में जब यहां आएगा तो तू ही आगे जाकर सम्यक दृष्टि होगा, उसमें नंबर लगाने वाला कौन है ना। तो ऐसी यहां पर जब चर्चा शुरू की, और बहुत सुंदर, मैं तो इस सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण को बोलता हूं, दरअसल ये सम्यक दर्शन का एकदम प्रॉपर रोड मैप है, एकदम इतना क्रिस्टल क्लियर रोड मैप यहां पर बनाकर तैयार कर दिया है कि देखो इस विधि से सम्यक दर्शन होता है। जब जब आपको जहां जहां ऐसा, जैसा टोडरमल जी ने दिया, यहां पर पूरा इसका विवेचन किया है, और फिर बाद में आकर इस विवेचन के ऊपर जो गुरुदेव श्री ने जो चर्चा की है ना, जो 4 भागों में मोक्ष मार्ग प्रकाशक के जो प्रवचन प्रकाशित हुए हैं, थोड़ा हम उसमें से भी आधार लेकर चलेंगे कि कैसे गुरुदेव श्री ने छोटी छोटी सी बातों को, चाहे वो क्षयोपशम मंद कषाय आदि का कारण पाकर ज्ञानावर्णादि कर्मों का क्षयोपशम हुआ हो, बस इतनी सी बात हो, अब इतनी सी बात का गुरुदेव ने किस तरह से आनंद लिया है और इस चीज का कैसे विवेचन किया, हमें वो देखना है। तत्व विचार की शक्ति हुई हो,
अब ये तत्व विचार की शक्ति होने को गुरुदेव श्री ने कैसे प्रस्तुत किया, ये सारी चीज़ें हमें देखने समझने जैसी है। लेकिन पहले एक बार हम अपने विषय को स्थापित कर देते हैं। मैं बहुत ज़्यादा भूमिकाओं में नहीं जाऊंगा, क्योंकि भले जितने भी दिन हम 4-5 दिन चर्चा करें, कहने को 2-3 पेज की ये चर्चा है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि हम इसको पूरा समाप्त शायद ना कर पाएँ, है ना। इसलिए औपचारिकता में समय ना गवाते हुए सीधे अब हम हमारे विषय से जुड़ते हैं। पहले एक बार अपने विषय को स्थापित करने के लिए कुछ पढ़ लेते हैं इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक में से ही, है ना। तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक की पीडीएफ ही आप पहले निकाल लीजिए, 257 नंबर का पेज है, और उसके बाद आप रेडी रखिएगा 490 नंबर का पेज जो चौथे भाग की पीडीएफ दी है। 490 नंबर का पेज वो निकालना है जो पीडीएफ में ऊपर प्रिंट है। मतलब दो तरह की पेज नंबर्स आते हैं, एक तो पीडीएफ के अपने सेपरेट पेज होते हैं, और हाँ ग्रंथ का यहाँ पर पेज देखिएगा 490, ठीक है ना, पीडीएफ में। और यहाँ पर भी 257 नंबर का पेज ये वाला देखिए, ठीक है। चलिए मैं यहाँ से पढ़ता हूँ। अब जो सम्यक्त्व के सन्मुख मिथ्या दृष्टि है उसका निरूपण करते हैं। देखो टोडरमल जी के इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक ये उनकी अंतिम रचना थी। मतलब इसके साथ साथ वो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पे भी काम कर रहे थे, लेकिन एक मौलिक रचना ये आखिर थी। तो इस रचना से पहले टोडरमल जी के ने एक बहुत बड़ा काम कर्णानुयोग पर कर दिया था। सम्यक ज्ञान चंद्रिका आदि की रचना करके उसके बारे में ऐसा लिखते हैं, लाख श्लोक प्रमाण की टीका बनाई, है ना। ऐसा पूरे गौमठ सार, जीव कांड, कर्मकांड आदि, त्रिलोक सार आदि की जो पूरी रचनाएं की, तो इतना काम वे कर्णानुयोग का कर चुके थे। तो कहने को मोक्ष मार्ग प्रकाशक की एक लाइन हमें लगता है कि बस ये एक लाइन है, लेकिन वो एक लाइन नहीं है, उसके पीछे कर्णानुयोग का बहुत गहरा बेस पड़ा होता है, और उसके बाद वो एक लाइन निकलती है। अब मैं भी यहाँ पर आपको एक लाइन पढ़ के सुनाऊंगा, लेकिन ये एक लाइन का काम उतने जल्दी नहीं हुआ है जितना जल्दी मैं बोल दे रहा हूँ, और जितनी जल्दी आप सुन ले रहे हो और जितनी जल्दी आप सोच ले रहे हो। इस पूरी प्रक्रिया में एक बहुत लंबा समय लगता है। और अभी जब टोडरमल जी यहाँ पर लिख रहे हैं कि कोई मंद कषाय आदि का कारण पाकर ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षयोपशम हुआ, इस जगह पर कितनी चीजें आ रही हैं? दो चीजें आई। एक तो कारण आया है और एक कार्य आया है। कारण ये आया है कि मंद कषाय आदि का कारण मिला, और कार्य क्या हुआ है? ज्ञानावरणी आदि कर्मों का क्षयोपशम हुआ। अब देखो यहाँ कारण कार्य बदलते जाएंगे। जब ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षयोपशम हुआ, ये हो गया कारण, अभी ये क्या था? कार्य। जब ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षयोपशम हुआ, अब ये हो गया कारण, और तत्व विचार की शक्ति हुई, ये हुआ कार्य। तो समझ में तो नहीं आ रहा है? दोपहर का समय है, थोड़ी सी भी बात गहरी होती है तो हम सबको झूलने में समय नहीं लगता, छठवें सातवें में, है ना। तो अपने आप को थोड़ा जागृत बनाकर रखिएगा। पहले मैंने कहा कारण, किसे कारण कहा? मंद कषाय आदि का कारण, और उस कारण से कार्य क्या हुआ? ज्ञानावरणी आदि कर्मों का क्षयोपशम हुआ। अभी स्क्रीन पर नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये शुरुआत के 4, 6, 8 लाइन है ना, आपको याद हो जाएंगी, है ना। बहुतों को याद होंगी अभी ही, लेकिन और जिनको नहीं होंगी वो भी भरोसा रखो उन्हें भी याद होंगी। पहले मैं कारण क्या लिया? मंद कषाय आदि का कारण। अब आप पहले दूसरों को छोड़ो, ये किसके साथ हुआ, आप अपने बारे में बताओ कि हम और आपको ज्ञानावरणादि कर्मों का ऐसा क्षयोपशम हुआ है जिसके कारण से तत्व विचार की शक्ति मिली है। बस अभी यहीं तक रुक जाना है, बस यहां पर ठहर जाना है। तत्व विचार की शक्ति हुई, तो ये तत्व विचार की शक्ति अभी हम और आपके पास है कि नहीं है? कितने लोगों के पास नहीं है वो हाथ खड़ा करो। सबके पास है। इट मीन्स तत्व विचार की शक्ति इस बात को दर्शा रही है कि आपका ज्ञानावरणादि कर्म का क्षयोपशम भी हुआ है, और यदि ज्ञानावरणादि कर्म का क्षयोपशम हुआ है तो इसका मतलब पक्की बात है कि कभी ना कभी पूर्व में मंद कषाय आदि का कारण हुआ होगा। ये हुआ होगा। ये 3 काम की चर्चा मैं अभी कर रहा हूं। मंद कषाय आदि का कारण मिलना, जिससे ज्ञानावरणादि कर्म का क्षयोपशम होना, और उससे तत्व विचार की शक्ति मिल जाना। ये 3 काम
हम मान के चल रहे हैं ये तीनों काम हुए हैं। क्या आपको लगता है ये तीनों काम उतने ही जल्दी हुए हैं जितने जल्दी हम कह देते हैं, या जितने जल्दी में हमने आज सुबह भोजन कर लिया था, या जितने जल्दी हम हमारे अपने अपने घरों से, कोई मुंबई से, कोई भोपाल से, कोई जबलपुर से, कोई अहमदाबाद से यहाँ आया है, क्या इतने जल्दी ही तत्व विचार की शक्ति हमको मिल गई है? कैसे मिली है? टोडरमल जी ने एक शब्द यहाँ पर लिखा है, कोई, मतलब एक बहुत बड़ी भारी राशि में से, जीव राशि में से किसके साथ ये घटना घटती है? कोई मंद कषाय आदि का कारण मिलने पर ज्ञानावरणी आदि कर्मों का क्षयोपशम हुआ और उससे तत्व विचार की शक्ति हुई। ये काम अपने आप में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। यहां तक पहुंच जाना अपने आप में बहुत रेयर है। नहीं तो यहां पर एक बहुत बड़ी भारी जीव राशि, बड़ी संख्या ऐसी पड़ी हुई है जहां पर उनके लिए ऐसी कोई संभावना ही नहीं है। इसी पूरी चर्चा का एक्सटेंशन 9वें अधिकार में मिलता है, पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति में। जब टोडरमल जी कह देते हैं सम्यक दर्शन करने के लिए बेसिक नीड क्या है, क्या है मूलभूत आवश्यकता, आधारभूत जरूरत क्या है, क्या चीज जरूरी है? अरे वो भेद विज्ञान छोड़ो, भेद विज्ञान में तो काम होगा, लेकिन भेद विज्ञान करने के लिए भी आधारभूत जरूरत क्या है? क्या चाहिए आपको? देवगुरु शास्त्र चाहिए? अरे तत्व विचार भी अभी छोड़ो, तत्व विचार को भी जो मूलभूत पात्रता, एसेंशियल क्वालिफिकेशन और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होती हैं जब हम किसी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं। इसेंशियल चीज जिसके बेस पर, जिसके आधार पर सम्यक दर्शन होगा, तत्व विचार भेद विज्ञान भी जिसके दम पर होगा। टोडरमल जी बस इतना लिखते हैं, भैया तत्व विचार होने के लिए पहले तत्व विचार की शक्ति चाहिए। तत्व विचार होना अलग चीज है। अभी तत्व विचार होने को 5वें नंबर के पॉइंट में लेंगे इसमें ही। अगला आगे की 2 लाइनें और पढ़ दूं? चलो पढ़ते हैं। थोड़ा सा बस उसमें पहला पैराग्राफ यदि थोड़ा सा बोल्ड हो जाए तो पीछे तक लोगों को दिखा जाए, है ना? हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं है। ध्यान से सुनिए आप, उसमें ज्यादा विकल्प नहीं करना। अभी तक हम कहां पहुंचे हैं? तत्व विचार की शक्ति हुई। अभी 4th नंबर का काम है और मोह मंद हुआ। 5वें नंबर का काम कौन सा हुआ? मोह मंद हुआ। और 6वें नंबर का काम है जिससे तत्व विचार में उद्यम हुआ। तत्व विचार की शक्ति होगी तभी तो तत्व विचार में उद्यम होगा ना। अभी मैं आपसे बोल रहा था कि सम्यक दर्शन के लिए वो आधार बताइए जिसमें सम्यक दर्शन होगा। उसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, एसेंशियल नीड क्या है, मूलभूत आवश्यकता क्या है? तत्व विचार की शक्ति होना। और दूसरी चीज जो 9वें अधिकार में कही है वहां है मंद कषाय होना। और उस मंद कषाय के लिए यहां पर लिख दिया ना, मोह मंद हुआ। अब आप ये बताओ कि ये दोनों चीजें हैं या नहीं हैं? अभी बाहर इस परिसर के बाहर बैठे हुए लोगों को जाने दो। अभी जो लोग यहां बैठे हुए हैं वो अपने आप को बताओ कि आपके साथ ये स्थिति बन रही है कि नहीं बन रही है। अभी यहां पर आपके लिए कोई व्यक्ति ऐसा सोचने लगे, मतलब हो सकता है कि यहां पर कोई अनजाना सा आदमी आए, कोई सफाई कर्मचारी आता हो, तो उसको लगता हो ये कैसे लोग हैं, सुबह 3 घंटा सुनते हैं, दोपहर में 3 घंटा सुनते हैं, रात में 3 घंटा, फिर उनको बिठा ले रखेंगे, 9-9, 10-10 घंटे सुना रहा है और एक भी खड़ा होकर कोई चिल्लाता नहीं है, हैं कि बस करो, बंद करो। तो ये किसके दम पे कर रहे हो आप लोग? क्यों कर रहे हो? क्या सब अपनी अपनी जगह से आए हैं? भले यहाँ पर आपको विराग जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था दी होगी, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं हम सब लोग जो अपने अपने कंफर्ट जोन में रह रहे होंगे, वहां से तो व्यवस्थाओं में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो ही जाता होगा ना। इसके बाद भी आप यहां आए हो, 9-9, 10-10 घंटे बैठे हो, और 10-10, 11-11 घंटे में कभी आधा पौन घंटा ऊपर नीचे चर्चा हो जाए, समय का अतिक्रमण हो जाए, तो भी कोई व्यक्ति खड़ा होकर अपनी खींच नहीं निकालता है, खुन्नस नहीं निकालता है। ये बात ये बताती है कि नहीं मंद कषाय है कि नहीं? मंद कषाय है, तत्व विचार की शक्ति है तो बस ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपके पास सम्यक दर्शन के लिए। बस इसके अलावा और कोई चीज नहीं चाहिए। ये हमारी पूंजी है, ये हमारी सबसे बड़ी निधि है, मंद कषाय हो जाना और तत्व विचार की शक्ति मिलना। इसके अलावा और कोई चर्चा नहीं की है कि सम्यक दर्शन के लिए वो चीज जरूरी हो।
ये मैं मूल 9वें अधिकार में टोडरमल जी ने ये दो यदि हमारे लिए क्वालिफिकेशन दी है ना, तो इसके पीछे बहुत बड़ा करणानुयोग का बेस है कि जिसके दम पर ये तत्व विचार की शक्ति ऐसे ही नहीं मिल गई है। और फिर टोडरमल जी इधर ही नहीं रुकते हैं। टोडरमल जी ये कहते हैं कि हम ये दोनों चीजें बर्बाद कहां करते हैं, ये भी बताते हैं टोडरमल जी। ये दोनों चीजें बर्बाद कहां होती हैं ये भी लिखा। तो कहां बर्बाद होती हैं? 3 जगहों में बर्बाद होती हैं ये चीजें। कौन सी चीज? ये जो हमारी पूंजी है ये इन्वेस्ट कहां होना चाहिए था और वेस्ट कहां हो रही है। समझ में आया? कहां इन्वेस्ट होना था और कहां वेस्ट हो रही है। तो वो वेस्ट होने के 3 जगह बताए, 3 चरण दिए। पहला तो ये बताया प्रमाद में काल गवाए, जो बहुतेरे लोगों के साथ यही होता है कि तत्व विचार की शक्ति भी है और मंद कषाय भी है। तो क्या होते हैं हमारे हिंदुस्तानियों का एक बहुत पेटेंट जवाब है, और यहां कैसे? ऐसे ही समझ में आया है ना? ये ऐसे ही क्या होता है? बस ऐसे ही। अरे यहां कहां घूम रहे हो? बस ऐसे ही घूम रहे हैं। यहां क्यों बैठे हो? ऐसे ही बैठे हैं। ये ऐसे ही क्यों बैठे हो? ये प्रमाद में काल गवाए, ये आपका समय बर्बाद। आप किसी से लड़ नहीं रहे, झगड़ नहीं रहे, गुस्सा नहीं कर रहे, कोई ज्यादा क्रोध मान माया लोभ आपका नहीं दिख रहा, शांत परिणाम से बैठे हो, लेकिन ऐसे ही बैठे हो। तो क्यों बैठे हो? इसे टोडरमल जी लिखते हैं प्रमाद में काल गवाए। यहां पर हमारी ये पूंजी बर्बाद हो रही है, क्योंकि ये हमेशा रहेगी नहीं। और टोडरमल जी पढ़ के आए हैं ये सारी चीजें, और पढ़ के ही नहीं आए, इस पर विस्तृत विवेचन भी करके आए हैं। सम्यक ज्ञान चंद्रिका आदि में, त्रिलोकसार की टीका आदि में तो उन्होंने पंचपरावर्तन आदि की पूरी चर्चाएं नहीं की होंगी। मार्गणा स्थानों की चर्चा की होगी, गुण स्थानों की चर्चा की होगी, तो उन्हें पता नहीं है कि कहां ये बर्बाद हो रही है। ये चीज आसानी से दोबारा मिलेगी नहीं। तो अपने आप का ऐसा ही कोई काम मत करो। हमारे हिंदुस्तानी आदमी बिना किसी वजह से किसी भी चीज को देख सकता है घंटों, बस आत्मा को नहीं देखेगा। और जेसीबी की खुदाई चल रही होगी ना, वो भी देख लेगा, वो भी देख लेगा, उसे क्या है। और ये क्यों देख रहा है? ऐसे ही देख रहा है, और क्या है उसमें? कोई उसके पीछे रीजन नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। तो पहली चीज कहां बर्बाद की इसने? प्रमाद में। टोडरमल जी लिखते हैं यही पूंजी दूसरी कहां बर्बाद होती है? लिखते हैं मंद कषाय सहित विषय कषाय में प्रवर्ते। तीव्र कषाय सहित नहीं, हम लोगों को यही डेस्टिनेशन लगने लगती है। मंद कषाय सहित विषय कषाय में प्रवर्तना हमको गंतव्य लगने लगता है। अब भैया हमें तो जो खाना मिलता है हम वो खा लेते हैं, बच्चे जहां ले जाते हैं वहां चले जाते हैं, दुकान पर भी मंद कषाय से बैठे रहते हैं। तो क्यों बैठे रहते हो? ये बर्बाद हो रही है, यहां भी आपकी पूंजी बर्बाद हो रही है। डेस्टिनेशन की बात नहीं है, ये गंतव्य नहीं है। मंद कषाय सहित विषय कषाय में प्रवर्ते, मंद कषाय सहित टहलाते हैं, मंद कषाय सहित क्या कहते हैं, सिनेमा दिखाते हैं बच्चों के साथ, है ना। और भी जो कहे लोग बागों के लिए अपने आप को जस्टिफाई करने के बहुत सारे उनके पास रीजन मौजूद हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं वो। यहां भी बर्बाद हो रही है। मंद कषाय सहित विषय कषाय में प्रवर्तने पर भी ये बर्बाद हो रही है। और तीसरी चीज इससे और ऊपर जाकर है, वहां भी ये पूंजी बर्बाद होती है। मंद कषाय सहित व्यवहार धर्म में प्रवर्तन करे, ये भी तीसरी जगह है जहां पे बर्बाद होती है। हालांकि तीसरे स्थान तक बर्बादी करने वाले लोग बहुत कम दिखाई देते हैं, लेकिन यदि कोई ये कर रहा है तो ये भी क्या हो रहा है? यहां भी वो बर्बाद हो रही है। व्यवहार धर्म में प्रवर्ते। समझ में आया? और फिर आगे मालूम क्या लॉजिक देते हैं? क्योंकि एकाध भाव में ऐसा प्रवर्तन करके स्वर्ग आदि चला जाएगा, कालांतर में फिर निगोद में आ जाएगा। ये है। तो फिर क्या होना चाहिए? यहां तो हुई वेस्ट, तो इन्वेस्ट कहां होना चाहिए? कि ये तेरी तत्व विचार की शक्ति और मंद कषाय यदि ये पूंजी मिली है तो इससे क्या आगे हमारा कार्य सिद्ध होना चाहिए? तो कहते हैं इस पूंजी का उपयोग यदि कहीं करना है तो वो है तत्व निर्णय में करो, तत्व निर्णय में करो। ये पुरुषार्थ है। और इस पुरुषार्थ से फिर बताते हैं कि वो मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है। ये इसी पूरे प्रकरण का आगे एक्सटेंशन है। यहां पर तो 5 बिंदु दिए, वहां पर इनको ही समअप करके 2 में लेकर आ गए।
तो यहां तक यदि कोई पहुंचा है, कौन कौन सी 5 चीजें बोली? कभी ज्ञानावरणादि कर्म का कभी कोई मंद कषाय आदि का कारण पाकर ज्ञानावरणी आदि कर्मों का क्षयोपशम हुआ, और उससे क्या हुआ? तत्व विचार की शक्ति हुई, और क्या हो गया? मोह मंद हुआ। और फिर इससे भी थोड़ा एक कदम और आगे बढ़ गया कि तत्व विचार में उद्यम हुआ। यदि अभी देखो, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि होने के पहले यहां तक आना पड़ेगा। अब ये 5 चीजें जहां से आगे जाकर सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि होने वाला है, वो मतलब जिस कारण से उसे संज्ञा मिली है सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की, उसके लिए ये 5 चीजें हुई क्या? नहीं हुई। और उसमें एक एक चीज के पीछे एक एक जो कारण दिया है वो कोई ऐसे ही मामूली चीज नहीं है। गुरुदेव श्री ने इसकी चर्चा की कि ये तेरे पूर्व भाव में यदि मंद कषायादि हुआ था, तो गुरुदेव तो मालूम क्या कहते हैं? तूने कभी देवगुरु शास्त्र की किसी रूप में आराधना की होगी। कुदेव कुगुरु कुशास्त्र के पास गया ना होगा, क्योंकि यदि जाता तो वो तेरे तीव्र कषाय का चिन्ह था। पूर्व में कहीं तूने किसी रूप में आत्मा की भावना भाई होगी, क्योंकि तत्व विचार की शक्ति, तत्व विचार में उद्यम, मोह का मंद हो जाना, ये सारी चीजें ऐसे ही नहीं मिली हैं। डोंट टेक इट ग्रांटेड। इसे खैरात में मिला हुआ मत समझिए। यहां तक आके चीजें जब आसानी से मिल जाती हैं ना, तो हमें उनकी कदर ही नहीं होती है। ये खुले में घूमना लोगों को बहुत आसानी से मिलता है, तो हमें उसकी वैल्यू नहीं थी। जब कोविड आया था तो सबको पता चल गया था, तो मौत की कीमत पर भी आदमी बाहर भाग रहा था। तब उसे समझ में आया कि बाहर जाना भी, लोगों को ऑफिस जाने की महिमा आ गई कि वर्क फ्रॉम होम करते करते उनका दिमाग खराब हो गया, तो उन्हें कहा ऑफिस जाना भी कितना बढ़िया हो सकता है। ये उन्हें समझ में आया। कब आया? कि जो चीजें आपकी थोड़ी दुर्लभ होती है ना, तब पता चलता है। तो ये जो मोह मंद हुआ, यहां तक आ गए, कषाय मंद हो गई, तत्व विचार की शक्ति मिल गई, ये चीजें हमें इतनी ज्यादा, इनका सामान्यीकरण हो गया है। जब चीजों का सामान्यीकरण या साधारणीकरण हो जाता है ना, तो उनकी महत्व नहीं रह जाता है। जैसे आज एक जमाने में मोबाइल फोन रखने वालों की कैसी वैल्यू थी, है? अरे उन पे मोबाइल है। अब आज के समय में सब पे ही है। वो तो रिक्शा वालों के पास भी है, गुमठी वालों के पास भी है, कचरे बीनने वालों के पास भी है, सबके पास भी है, सबके पास स्मार्टफोन है। तो अब मोबाइल रखने वाले का ऐसा बहुमान आता है पहले जैसा आता था? क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मोबाइल फोन का साधारणीकरण हो गया। कोरोना के काल में मौत का साधारणीकरण हो गया था कि सभी मर रहे थे ना। तो एक समय के बाद हमने सोच लिया था मोबाइल खोलेंगे तो ओम शांति लिखना है तो इतना साधारणीकरण हो गया। जिस चीज का भी साधारणीकरण हो जाता है उस चीज की कदर चली जाती है। तो हम और आपको बाय डिफॉल्ट बचपन से चीजें मिल गई ना, ये कि तत्व विचार की शक्ति मतलब ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम हो गया। और आज हम सब यहां आकर बैठ गए। अब हम यहां क्यों आए हैं सोनगढ़? 15 तारीख को जाने के लिए और काहे के लिए आए? समझ में आया? हमारे दिमाग में टारगेट फिक्स है, और यहां से प्रवचन खत्म होता है तो किसी की वेटिंग में टिकट हो तो सबसे पहले वही चेक करता है वही चेक करेगा कंफर्म हुई कि नहीं हुई। मतलब सोच के आए, सोनगढ़ आकर अंदर नहीं जाना है, सोनगढ़ आके वापस घर जाना है। समझ में? फिक्स है ये चीजें। तो ये चीजें जो मिली हैं आज मंद कषाय के कारण, हम लोग भाई इतना पुरुषार्थ किया। कई बार मैं देखता हूं, आप लोगों में से ही देखता हूं, बड़ी मुश्किल से किसी के पैर में तकलीफ है, उसका ऑटो निकल गया तो भी पैदल पैदल चला हुआ आ रहा है। डोंट टेक इट ग्रांटेड। ये आपकी जो मंद कषाय हुई है ना, कि इसके बाद भी दोपहर में आप यहां तक चले आ रहे हो, इसको हल्के में मत लो, तत्व निर्णय में लगाओ। इसे हल्के में नहीं लो। यहां पर यहां तक पहुंचे। गुरुदेव कह रहे हैं ये कोई ना कोई पूर्व की ऐसी भावना का फल है जिसके फल में यहां पर आए। अच्छा एक बात बताओ, ये पॉलिटिकल भ्रष्टाचार किसको कहते हैं? राजनीतिक भ्रष्टाचार, पॉलिटिकल करप्शन। नेता चुनाव के पहले आपसे वादे करे कि मैं रोड डालूंगा चुनाव जीतने के बाद, मैं आपका स्कूल बनाऊंगा, कॉलेज बनाऊंगा, रोजगार दूंगा, ये सबके वादे करे। बाद में उन वादों के बेसिस पे वो इलेक्ट होकर आ जाए, और इलेक्ट होने के बाद रोड वोड ना बनाए, अपनी तिजोरी भरे, रोजगार ना दे, है ना, स्कूल कॉलेज ये सब ना दे, तो उसे हम क्या कहते हैं?
क्या कहलाता है वो? भ्रष्टाचार है ना, पॉलिटिकल करप्शन, राजनीतिक भ्रष्टाचार। अब यहां पर आओ, थोड़ा स्पिरिचुअल करप्शन क्या है, आध्यात्मिक भ्रष्टाचार भी देखो। हम लोगों को ये मनुष्य पर्याय मिली, ज्ञानावरणादि कर्म का क्षय उपशम हुआ है ना, मोह मंद हुआ, तत्व विचार की शक्ति मिली, हम लोग इलेक्ट हुए ना इस जगह पर। तो ये इलेक्ट हुए हैं किस भावना के बेसिस पे? कोई भावना भाई होगी ना कि मेरे भी, अरे वो भजन में आता है ना हमारे पंडित जी राजेंद्र कुमार जी साहब के, नरक में जिसने भावना भाई मानुष तन को पाने की, वेश दिगंबर धारण करके है, फिर क्या है, शिव मुक्ति वधु को पानी की। चलिए थोड़ा जो भी है, मुझे मेरे मतलब की लाइन पहली है नरक में जिसने भावना भाई, पूर्व में कोई भावना भाई होगी ना कि मनुष्य पर्याय मिले, वेश दिगंबर धारण करूं, आत्मानुभव करूं, फिर कालांतर में आत्मानुभव के बल पर सम्यक दर्शन हो, सम्यक्त हो, संयम हो, है ना, मुनि पद अंगीकार करके निज स्वभाव साधन द्वारा फिर कहां और आगे के गुण स्थानों में पलायन करूं, ऐसी भावना रही होगी ना। अभी तो सिर्फ यहां तक यदि पहुंचे हैं तो पहले कोई भावना थी ना ऐसी। अब इलेक्ट हो गए, मनुष्य पर्याय में इलेक्टेड होकर आ गए उस भावना के बल पर। अब यहां इलेक्ट होने के बाद ये फल तो है किस भावना का कि सम्यक तो करूं, संयम करूं, संयम जीवन में धारण करूं। इस भावना के फल में यहां आए और ये कहां चली गई? या तो प्रमाद में चली गई, या विषय कसाय के प्रवर्तन में चली गई, या फिर कदाचित सिर्फ व्यवहार धर्म के पालन में चली गई, तत्व निर्णय में नहीं लगी। तो यही क्या है? ये इसका स्पिरिचुअल करप्शन है, ये आध्यात्मिक भ्रष्टाचार है कि नहीं। और ये यही हो रहा है लोगों के साथ। तो बस ये हमें जो बुद्धि मिली है काय के लिए मिली है? यहां गुरुदेव ने एक जगह ऐसा लिखा, देखो वो निकालिए 490 नंबर का पेज, नहीं अगर उसमें वो दोनों साइड आप पीडीएफ निकाल लिया करो, है ना। इसमें लिखा कि देखो अज्ञानी के कठोर कर्मोदय है, बिल्कुल सबसे ऊपर से पढ़ रहा हूं 490 पे। अज्ञानी के कठोर कर्मोदय है, इसलिए तत्व के समझने का उघाड़ नहीं, ऐसा नहीं है। हम और आप में से यदि किसी को तत्व समझने का कोई नहीं समझ रहा है, कोई अज्ञानी है, तो तत्व समझने का उसके उघाड़ नहीं है, ऐसा नहीं है। तत्व विचार की शक्ति नहीं है, ऐसा नहीं है। हम और आप में से बात कर रहे हैं अभी। देखो तत्व विचार की शक्ति हो और फिर इसके अगली स्टेप है मोह का मंद हो जाना। लेकिन मोह के मंद के पहले तत्व विचार की शक्ति, आप ये समझो कि ये बाहर में जो लोग दुकानदारी में लगे हुए हैं, घर गृहस्थी में लगे हैं, आप उनको ये समझो कि इन लोगों को तत्व विचार की शक्ति नहीं है, तो ऐसा नहीं है। तत्व विचार की शक्ति तो है उनकी, और वो तत्व विचार की शक्ति यदि मिली है तो पीछे कारण भी विद्यमान होंगे ही ना, कि ज्ञानावरणी आदि कर्मों का क्षयोपशम हुआ होगा। उससे भी पहले क्या काम हुआ होगा? क्या लिखा था ना इसमें, मंद कषाय आदि का कारण मिला होगा। अब ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, मंद कषाय और आगे जाकर लिखा है मोह का मंद होना, है ना। ऐसे ही तत्व विचार की शक्ति अलग चीज है और तत्व विचार में उद्यम हो जाना अलग चीज है। तत्व विचार की शक्ति तो सिर्फ आपकी पात्रता को बता रहा है, और तत्व विचार में उद्यम ही आपके पुरुषार्थ को बता रहा है। समझ में आई बात, है ना। तो अभी अरे वहां तो ऐसा लिख दिया, आप तत्व निर्णय करो, तत्व विचार का उद्यम करो। 9वें अधिकार में लिखते हैं दर्शन मोह का क्षय अपने आप हो जाता है, सम्यक दर्शन अपने आप हो जाता है। इस जीव के तत्व निर्णय करना ही प्रथम कर्तव्य है। उस तत्व निर्णय के बल पर सम्यक दर्शन अपने आप हो जाता है। तो उसका ओवरऑल हम निष्कर्ष निकालें तो क्या है? इस जीव का सम्यक दर्शन करना कर्तव्य नहीं है, तत्व निर्णय करना कर्तव्य है। तत्व निर्णय में ईमानदारी है, तत्व निर्णय के प्रति उसकी जीवटता देखने को मिल रही है, उसकी प्रतिबद्धता तत्व निर्णय के प्रति है, उसकी सम्यक दर्शन के प्रति प्रतिबद्धता नहीं है। क्योंकि तत्व निर्णय के लिए जो प्रतिबद्ध है वो आत्मा के लिए प्रतिबद्ध है।
क्योंकि तत्व निर्णय करते समय भी आएगा ना उसका, देखो सबसे ऊपर आ गया, पढ़ते हैं। देखो अज्ञानी के कठोर कर्मोदय है, इसलिए तत्व समझने का उघाड़ क्षयोपशम नहीं है, ऐसा नहीं है। तो क्या समस्या है? वह विपरीत पुरुषार्थ करता है, इसलिए ज्ञान का उघाड़ नहीं है। उसका क्यों तत्व विचार में उद्यम नहीं हो रहा है? क्योंकि विपरीत पुरुषार्थ कर रहा है। तत्व निर्णय के अलावा सब कुछ कर रहा है, तत्व निर्णय नहीं कर रहा है। कोई यदि मान के चलो मुनि बन गया, व्रत आदि का पालन करने लगा, उपवास करने लगा। लोग बाग तो हमने ऐसे ऐसे देखे हैं जो कहते हैं 40 साल हो गए स्वाध्याय सुनते हुए, ऐसा कोई व्रत नहीं है जो हमने छोड़ दिया हो। 16 कारण, रत्नात्रय, 10 लक्षण, अष्टानिका सब किए हैं, लेकिन आग लगे सम्यक दर्शन में होता ही नहीं है। मतलब ये सारे प्रश्न खड़े किए हैं, ये 9वें अधिकार में प्रश्न खड़े किए कि मैं पुरुषार्थ करता तो हूं, लेकिन उससे फल क्यों नहीं आता? तो टोडरमल जी ने उत्तर दिया, विपरीत पुरुषार्थ से फल चाहे तो कैसे मिले? समझ में? तत्व निर्णय रूप जो पुरुषार्थ है वो ना करे और दूसरी सारी चीजें करें। किसी का मान के चलो वीजा बनना हो तो उसके पास, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। एक एलिजिबिलिटी उसकी तय कर रखी है ना कि आपके पास एटलीस्ट पासपोर्ट तो, वैलिड पासपोर्ट, तो आपका वीजा बनेगा। अब वो गया कि भाई मेरे पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है ना, और भी 10-25 प्रकार की आईडी बताने लगे। वो कहते हैं भैया हमें ये सब मत बताओ, तुम एक वैलिड पासपोर्ट है कि नहीं इतना दो। अब वो बाकी सारी चीजें बताए और बोलता है कि मेरे पास 25 तरह के आइडेंटिटी प्रूफ हैं, तुम बनाते नहीं हो, और एक आइडेंटिटी प्रूफ ना होने के कारण तुम मेरा वीजा रिजेक्ट कर देते हो। तो कहेंगे भैया उसकी मूलभूत जिस विधि से वो बनता है उसकी विधि यही है। अब ऐसे ही ये कहने लगे मैं तत्व निर्णय तो नहीं कर रहा हूं, बाकी तो सब कर रहा हूं। तो समस्या क्या है आपको? मेरे को कितने दिन आपको उपवास रखवाना है, कितने स्वाध्याय क्या कहते हैं शास्त्रों का अभ्यास करवाना है, बाकी सब चीजें तो कर रहा हूं। ये उभयाभासी मिथ्या दृष्टि है ना, इसके पहले वाला वो ऐसा ही है। वो निश्चयाभास को भी पकड़ कर रखा हुआ है, व्यवहाराभास को भी पकड़ा है, और वो सोचता है मैं निश्चय मोक्ष मार्ग को भी साधता हूं, व्यवहार मोक्ष मार्ग को भी साधता हूं। टोडरमल जी एक लाइन में उत्तर दे देते हैं कि भैया मोक्ष मार्ग कोई 2 तरह का तो है नहीं, उसका निरूपण ही 2 प्रकार का है। अब तू 2 अलग अलग प्रकार के मोक्ष मार्ग को ऐसे साधेगा तो ये कोई वो तो है नहीं है कि वो क्या कहते हैं डंडा लेके रस्सी पे चलने वाला काम तो है नहीं कोई है कि मैं तो दोनों तरह से बीच पे दोनों हाथों को साधा हुआ हूं। अरे निरूपण 2 प्रकार का है। आज सुबह बड़ी सुंदर चर्चा आई थी, सर्वार सिद्धि ग्रंथ में भी ऐसा प्रश्न खड़ा किया और वहां पर दिया कि भैया नए जो हैं किसी क्रिया और वस्तु में नहीं लगते हैं। बस यदि आप इतनी सी छोटी बात समझ जाओगे तो आपको ना निश्चयाभास होगा ना व्यवहाराभास होगा। सारा निश्चयाभास व्यवहाराभास वहीं खड़ा होता है कि या तो हम वस्तु को 2 तरह का समझने लगते हैं या क्रिया को 2 तरह का समझने लगते हैं। ये तो कथन में है, वक्ता के अभिप्राय में है और ज्ञाता के अभिप्राय में है। ये तो अभिप्राय में है, नियत का नाम नय है। समझ में आया? और नय कहीं नहीं है। आप अच्छी से अच्छी चीज पढ़कर गलत नियत से उसका अर्थ ग्रहण करोगे तो वो मिथ्या अर्थ ही उसका ग्रहण हो रहा है। ऐसे ही ये कहने लगे कि मैं बाकी सब तो कर रहा हूं लेकिन अकेला तत्व निर्णय नहीं कर रहा हूं, तो कहते हैं ये विपरीत पुरुषार्थ है और विपरीत पुरुषार्थ से फल चाहे तो कैसे मिले। तो यही गुरुदेव लिखते हैं कि तू विपरीत पुरुषार्थ करता है इसलिए तेरे ज्ञान का उघाड़ दिखता नहीं है। संगी जीव ने बहुत प्रकार की मंद कषाय में से किसी मंद कषाय का कारण किया, इस कारण उसको ज्ञान का उघाड़ है तथा तत्व ज्ञान के विचार करने की शक्ति प्राप्त हुई है। इसके ऊपर भी है 4-6-8 लाइन में चर्चा, लेकिन हम तो यहां पर सिर्फ टेस्ट कराएंगे छोटा सा, है ना। ये जो 5 दिन का जो शिविर है ये तो समझ लो कि वो एक बहुत बड़ी भारी फैक्ट्री हो और बस उसका सैंपल टेस्ट कराने के लिए है ना। बस यहाँ पर वो सैंपल के काउंटर लगे हुए हैं, बाकी तो अपनी दृष्टि को और बेहतर सम्यक बनाने के लिए अभ्यास कैसे करना है इसके लिए तो आप वो सैंपल लेकर यहाँ से जाओ और बाकी पुरुषार्थ तो घर में करना पड़ेगा। वो गुरुदेव को सुनने का, गुरुदेव को पढ़ने का, उनकी दृष्टि को आत्मसात करने का, ये सारा काम तो आपको वहां करना पड़ेगा और असली गुरुवाणी मंथन आपका घर जाकर शुरू होगा। समझ में?
आप यहीं थोड़ी है, तो 5 दिन का काम है, फिर आप गुरु बैराग जी को अगला मैसेज डालना, अगला गुरुवाणी मंथन कब है, तो बाकी 6 महीना क्या करोगे? हम मान के तो 6 महीने बाद गुरुवाणी मंथन है, तो 6 महीने आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? तो 6 महीने में क्या करेंगे हम? यही 3 काम करेंगे, या तो प्रमाद सहित काल गवाएंगे, या मंद कषाय सहित विषय कषाय में प्रवर्तेंगे, या मंद कषाय सहित व्यवहार धर्म में प्रवर्तेंगे। बस तत्व निर्णय नहीं करेंगे। ये तत्व निर्णय कोई सुबह शाम करने की चीज नहीं है। ये भादों में या सावन में या कोई फागुन जेठ बैसाख में कोई पर्टिकुलर महीने में करने वाली चीज नहीं है। ये 365 और 24/7 का काम है। समझ में? जिस समय यहां पर कोई प्रवचन नहीं होगा सोनगढ़ में, उस समय भी आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है कि वहां भी आपको तत्व निर्णय करना है। और जो इस पुरुषार्थ के साथ प्रवर्तेगा उसको कहते हैं दर्शन मोकच है, अपने आप होता है। सम्यक दर्शन अपने आप होता है। इसी प्रकरण के आखिर में जाकर जब उपसंहार करेंगे ना सम्यक सन्मुख मिथ्यादृष्टि का प्रकरण को, तो क्या लिखते हैं टोडरमल जी? तत्व विचार करने से या इस प्रकार अभ्यास करने से मिथ्यात्व का अनुभागहीन होता है, और जहां मिथ्यात्व का उदय ना हो उसका ही नाम सम्यक है। जब वो हीन होते 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 जहां उसका उदय नहीं रहेगा, उसके परिणाम स्वरूप क्या हो जाएगा? उसका ही नाम सम्यक्त है। तो सम्यक्त कैसे आया? समझ, टोडरमल जी ने भी सम्यक दर्शन की डेट नहीं लिखी, सम्यक दर्शन की निर्धारित तिथि ड्यूरेशन नहीं बताई है। समझ में आया ना? चलिए देखिए, अब मैं एक पैराग्राफ और पढ़ के अभी की बात यहां पूरी करता हूं। अभी सिर्फ इसको जल्दी जल्दी पढ़ देता हूं, है ना? 3:27 वो 4:27 हो गए, समय हो ही गया है। यहां जो जिज्ञासु सम्यक दर्शन के लिए प्रयत्न करता है उसकी बात चलती है। वह वीतराग देव कथित मार्ग को समझना चाहता है। अनंत बार मुनिपना अंगीकार करने पर भी आत्मा का भान नहीं हुआ। इस कारण यह जीव समझता चाहता है कि सम्यक दर्शन क्या वस्तु है। एक समय के बाद हमको ऐसा लगता है कि सम्यक दर्शन शायद होता ही ना होगा। इस जीव को पूर्व में कषाय की मंदता होने पर यह मनुष्य हुआ है। इसको कर्म के स्थिति अनुभाग घट गए हैं और ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम हुआ है। जिसको ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी आदि अल्प बंधे हैं, ऐसे जीव की बात करते हैं। हम सब लोग जो यहाँ तक बैठे हुए हैं ना, अभी हालांकि तत्व विचार में उद्यम तक की स्थिति पे पहुंचा, कौन पहुंचा है कौन नहीं पहुंचा है ये तो सर्टिफिकेट किसी को नहीं दिया जा सकता, ये तो सब अपना अपना विचार करना। लेकिन आप बस इधर तक की बात करो कि तत्व विचार की शक्ति हुई है कि नहीं हुई है। यदि तत्व विचार की शक्ति हुई है तो ये समझ के चलना कि हम उन जीवों में से हैं जिनके दर्शनावर्णी ज्ञानावर्णी कर्म ऐसे कोई बहुत स्थिति अनुभाग वाले बहुत प्रगाढ़ रूप से बंधे हों, ये उनकी बात नहीं है। क्योंकि यदि ज्ञानावर्णी का प्रगाढ़ ऐसा कोई बंद हुआ होता, ऐसा कोई प्रगाढ़ उदय आया होता, अनुभाग होता, तो उस अनुभाग के फल में तो हम और आप में तो ऐसी शक्ति ना होती कि इन बातों को सुन पाते, इन बातों को समझ पाते। ऐसे लोगों के लिए तो कोई उपदेश ही नहीं होता। तो आज यदि हम पर्टिकुलर इस स्थिति पर पहुंचे हैं कि जहां तत्व विचार की शक्ति है, यदि हमारे पास संसाधन हैं और उसका सदुपयोग ना हो तो प्रकृति हमसे वो संसाधन छीन लेती है। ये तत्व विचार की शक्ति होना ये हमारा रिसोर्स है, ये हमारा संसाधन है। आज यदि इस भाव में इस रिसोर्स का, इस संसाधन का सदुपयोग नहीं होगा तो हम कोई अधिकारी नहीं है कि आगे बारंबार हमको फिर ये रिसोर्स प्राप्त होता रहा, ये संसाधन मिले। इसलिए इससे पहले ये शक्ति, ये समागम, ये संसाधन हमसे छूटें, उससे पहले इसका सदुपयोग करके अपना कल्याण करें। इस भावना से अभी की बात पूरी करते हैं, शेष चर्चा आगे ठीक। अभी हम सबने भाई अंकुर जी शास्त्री के द्वारा बहुत सुंदर चर्चा का लाभ लिया। पर टोडरमल जी साहब के द्वारा रचित ग्रंथराज मोक्ष प्रकाशक, उसका भी 7वां अधिकार, उसकी बहुत महत्वपूर्ण विषय वस्तु हम चर्चा कर रहे थे। अब अंतिम व्याख्यान प्रारंभ हो रहा है। पंडित देवेंद्र साहब पधार चुके हैं, उनसे आग्रह कि अपना स्थान ग्रहण करें। जैसे आप समझो कि कोई मल्टी मेगा मॉल होता है, वहाँ आप चले जाएं तो आपको सुई भी मिलेगी, आपको रबर मिलेगी, आपको पुस्तक